हाँ वही, अच्छा। अभी तक हमने पढ़ा है कि प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, डेफिनेशन, एम्पलीट्यूड, ठीक है। बेसिकली इस वेव का जो ये वाला पार्ट है ना, ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है। क्यों? ये देखो, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, नीचे भी ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। अगर ये आप ग्राफ बनाओ यूं कर, ठीक है, ये मैक्स वैल्यू है, मैक्स वैल्यू, दिस बोथ इज एन एम्पलीट्यूड, सही है। थर्ड रहता है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस बेसिकली होता ही है कि इसको कभी इसकी डेफिनेशन नहीं आती, बट बेसिकली होता है कि एक वेव दूसरी वेव से कितनी आगे या पीछे है। अच्छा, अब मैं ये एक वेव बनाता हूँ, ठीक है, यूं करके, ठीक है। एक बात याद रखो, ये दो सेमी सर्कल है ना, ये देखो, एक ये और ये, अगर मैं इसको यहाँ लाके जोड़ दूं इसके साथ, तो ये यूं बन जाएगा ना, ये एक सेमी सर्कल और ये एक सेमी सर्कल है ना। तो अगर आप दो सेमी सर्कल्स को इकट्ठे जोड़ो, क्या बनता है? एक सर्कल बनता है, राइट। एक सर्कल के अंदर कितना एंगल होता है? 360 डिग्री। तो अगर ये एक पूरा सर्कल 360 डिग्री है, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये एक पूरा फेस डिफरेंस में कवर करूं, तो यहाँ पे 360 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये एक पूरी वेव है। बस आप सेमी सर्कल को उठा के पीछे ले आए हो, ठीक है। अगर ये पूरा 360 डिग्री है, तो मुझे ये बताओ, यहां तक आपका कितना फेस डिफरेंस हो गया, यहां तक कितना डिफरेंस हो गया? 180 डिग्री। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये जो फेस डिफरेंस है ये 90 डिग्री है, ये जो है ये 270 डिग्री है, राइट। अगर मैं एक वेव यहां से बनाऊं, तो अब मुझे बताओ, ये जो ये वाली वेव है, ये इस वेव से कितना आगे चल रही है? 90। तो आई कैन से कि दीज टू वेव्स आर 90 डिग्री आउट ऑफ फेज। ये बात क्लियर हुई? कैसे होता है? समझ आ गई, गुड हो गया। ये फेज डिफरेंस, अभी हम सिर्फ डेफिनेशंस करें, बाकी सिर्फ आप मेरे नोट्स पे जाएंगे तो सब कुछ लिखा हुआ है। फोर्थ पीरियड, पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, बेसिकली आपने नंबर ऑफ वेव्स कवर्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है, ये नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड, इस तरह, ठीक है। नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड, ठीक हो गया। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होता है 1/पीरियड। नहीं 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 नहीं, पीरियड होता था। हाँ, सॉरी सॉरी, ये जो टाइम पीरियड होता है ना, टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन फॉर वन वेव। हाँ, एक सेकंड, सॉरी, ये मैं भूल गया था। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ठीक है, कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ये है बेसिकली आपकी कैम्ब्रिज की मास्किंग की डेफिनेशन, वन ऑसिलेशन, B1। टाइम टेकन टू कवर कंप्लीट वन ऑसिलेशन। जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो है नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड इन अ टाइम पीरियड, ठीक है। अच्छा, वेवलेंथ, वेवलेंथ आपका बेसिकली होगा, वेवलेंथ भी समझाता हूँ यार, ये आपको पहले याद करनी है कि ये जो ये डेफिनेशन है ना, ये कैम्ब्रिज की डेफिनेशन है। वेवलेंथ, वेवलेंथ की डेफिनेशन आती है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑसिलेशंस, सही है। ये सारी कैम्ब्रिज की मार्किंग की डेफिनेशन है, ये सारी रट लेना। और आखिरी आती है स्पीड। स्पीड का अगर पूछे तो कह देना v इज टू एफ लैम्डा, बस, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सीआरओ मैंने आपको समझा दिया था ना, कि जब सीआरओ की स्क्रीन हो, हमने पहले किया था जब हम वो पढ़े थे चैप्टर 1। सीआरओ हो तो उसकी जो एक्स बेस होता है वो टाइम होता है, और जो वाई बेस होता है वो आपका एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। पहले हमने पढ़ा था वोल्ट, अब इसको कर लो एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो बेसिकली ये अगर मैं कहूँ कि अगर ये जो एक छोटा ये वाला एक स्क्वायर है, ठीक है, ये है 5 सेंटीमीटर का, और अगर मैं ये कहूँ कि जो ये टाइम पीरियड है ये है 5 मिली सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे वेव बनाऊँ यूं करके, ठीक है, यूं करके मैं एक वेव बनाऊँ, तो मुझे ये बताओ इस वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा?
10 बिल्कुल सही है। अगर मैं आपसे पूछूंगा इसका टाइम पीरियड कितना है या इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर मैं आपसे पूछूं इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के लिए आप कैसे करोगे, ये देखो ये 5 मिली सेकंड का एक है, तो एक दो तीन चार, तो 5 × 4 20 मिली सेकंड, ठीक है। अब 20 × 10⁻³ हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या होता है 1/20 × 10⁻³, दिस विल बी योर फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक बात समझ आई? ठीक है। अच्छा, v इज इक्वल टू एफ लेमडा आपको आता है। अच्छा, ये फॉर्मूला आपने याद करना है, ये वेव्स का होता है, ये होता है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। बेसिकली जो स्पीड है ना, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। हाँ, अच्छा, एक और फॉर्मूला आप लोगों ने याद करना है, वो है इंटेंसिटी जो होती है ना, वो होती है पावर ओवर एरिया। ठीक है, ये आता है इंटेंसिटी पावर ओवर एरिया होता है। तो इससे आप ये कर सकते हो कि जो पावर है, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और जो इंटेंसिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। और एक और आप बात याद, अभी तक सिर्फ याद वाली चीजें बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट में हम बाद में जाएंगे। कोई चीज आपने याद रखनी है, वो है कि जो इंटेंसिटी नहीं होती, वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से, एम्पलीट्यूड कह रहा हूँ, हाँ, जो एम्पलीट्यूड नहीं होता, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्ट। तो अगर मैं कहूँ कि एक चीज की इंटेंसिटी है 4 और एक का एम्पलीट्यूड है 2, अगली की इंटेंसिटी है 6, इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? तो आप ऐसे करोगे कि I1/I2 इक्वल्स टू A1/A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं करूंगा 4/6 इक्वल टू 2/A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फिर आप इसको यहाँ से A2 सॉल्व कर सकते हो। बात समझ आई? अब हम चलते हैं मेरे नोट्स के ऊपर जो पिछले वाले थे, क्योंकि उसके अंदर सारी चीजें लिखी हुई थी, उनसे पढ़ते हैं बैठ के। आधे आज करेंगे, आधे कल। पहले कुछ चीजें आपको याद करानी थी, इसलिए मैंने कुछ चीजें खुद लिखी हैं। अच्छा जी, आ जाओ। नंबर 1, वेव डिस्टर्बेंस इन मीडियम, ये सर रिफत हमेशा लिखवाते हैं। दो टाइप्स ऑफ वेव्स होती हैं, एक होती है मैकेनिकल, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैकेनिकल के अंदर मीडियम रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि साउंड, ठीक है, मीडियम मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। मगर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है उसमें मीडियम रिक्वायर नहीं होता, ठीक है, वो रहती है ट्रांसवर्स। अब इसमें कौन सी आती है, इसलिए आपने याद करनी है। इनका याद करने का तरीका ये होता है, रग्बी मैच इज वेरी अनलाइक एक्सबॉक्स गेम, मैंने इस तरह याद किया होता है, ठीक है। रग्बी मैच इज वेरी अनलाइक एक्सबॉक्स गेम। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गैमा, ठीक है। और अगर आप इसको इस तरफ जाते हो, तो मैंने हिसाब लगाया था, वो ये था, क्योंकि आपको ये तो पता है ना कि इनकी जो स्पीड होती है वो हमेशा 3 × 10⁸ होती है, ये तो पता है ना, इनकी स्पीड कभी चेंज नहीं होती। चलो मैंने, और आपको ये पता है कि v टू एफ लेमडा, इट मींस अगर स्पीड कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, तो लेमडा भी चेंज होगी, ताकि ये कांस्टेंट रहे। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी। तो मैंने क्या किया हुआ था, मैंने सोचा हुआ था कि यहाँ से यहाँ जाते लेमडा डिक्रीज होती थी, एफ इंक्रीज होती थी। अच्छा, अब आपने एक बात याद रखनी है, जब आप इनको याद करते हो ना, रग्बी मैच इज वेरी अनलाइक एक्सबॉक्स गेम, आपको ना इनके सवाल आते हैं, तो आपको पता, एक एक एमसीक्यू जरूर आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस वेवलेंथ की रेंजेस में लैंड लैंड करती हैं। तो जो मैंने याद किया हुआ था वो ये था, मैं आपको बताता हूँ। जो ये नहीं है, ये these are from 10 into 10 to power 1 to 10 into 10 to power -3, ठीक है, मीटर्स। ये जो वेवलेंथ नहीं होती, ये होती है रेडियो वेव्स की। माइक्रो की मैंने याद की हुई थी, वो थी 10 इंटू टेन पावर -3 से 10 इंटू टेन पावर -6, जो भी वैल्यूज इनके दरमियान होंगी ना, दैट विल माइक्रो, ठीक है। इसे मुझे याद करने दो, ऐसे ही था, ऐसे ही था, ऐसे ही था। नहीं नहीं, दोबारा बताता हूँ, रुको। क्योंकि मैच इज वेरी अनलाइक एक्सबॉक्स गेम, हाँ।
ऐसा कि 10⁻1 से लेके ऊपर जितनी भी है, ठीक है, मतलब 1 मीटर से लेके ऊपर सारी, दैट आर रेडियो, ठीक है। जो माइक्रो थी वो थी 10⁻³ से लेके 1 तक, जितनी होंगी वो सारी माइक्रो होंगी, जो कि वेवलेंथ, ठीक है, जितनी वेवलेंथ होगी ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ अगर 4 × 10⁻³ किसकी है, लेमडा, आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये माइक्रो है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि 6 × 10⁻⁶ है, आपको ये पता चल जाइए कि ये इंफ्रारेड है, ठीक है। इंफ्रारेड मैंने याद की थी, वो थी 10⁻⁶ से 10⁻⁻3, ये थी इंफ्रारेड। विजिबल आपको याद होनी चाहिए, विजिबल होती है 480 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ठीक है। ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये इसी तरह आती है, ये अगर आपको याद होगी ना, इसमें जितनी होंगी आपको पता चल जाएगा कि ये विजिबल है। इसमें भी आपने याद करनी है कि जो आपकी वो है, इसमें आती है रॉय जी बेव, बेसिकली रेड की सबसे ज्यादा लेमडा होती है, और यहाँ से यहाँ लेमडा कम होती है, ठीक है, लेमडा होती है कम। वायलेट की सबसे कम लीस्ट वेवलेंथ होती है। तो इसकी आपको याद होनी चाहिए, ये होती है 700, ग्रीन की होती है आपके पास अराउंड 520, और ब्लू की होती है अराउंड 480, ठीक है। ये 3 वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, इसलिए अभी से बता रहा हूँ। रेड की 700, ग्रीन की 580, 520 और इसकी 480, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? समझ आया? दोबारा समझाऊं? ये सारा कुछ वो है जो याद करना है, रट्टा मारने होंगे, एमसीक्यू उसके अंदर आता है, ठीक है। जो अल्ट्रा वायलेट होती है ना, वो होती है फ्रॉम 10⁻⁻7 से लेके 10⁻⁻9 मीटर्स तक, ठीक है। ये सारी अल्ट्रा वायलेट होती है। 10⁻⁹ से लेके 10⁻12 मीटर्स तक जितनी होंगी वो सारी एक्सरेज होंगी, और उससे नीचे जितनी भी है, ठीक है, 10⁻12 से जितनी भी स्मॉलर है वो सारी गैमा होंगी, ठीक है। तो ये आपने याद करनी है सारी, ये बेशक मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, उसमें से इसकी स्क्रीनशॉट लेनी हो तो ले लेना। इनको याद करने का तरीका है, आपके एमसीक्यूज में आती हैं। अच्छा, प्रोपगेशन ऑफ वेव क्या होती है? प्रोपगेशन ऑफ वेव बेसिकली होती है कि अगर आप वेव को प्रोड्यूस करने के लिए अगर आप मीडियम में कोई डिस्टर्बेंस करें ना, तो प्रोपगेशन होती है। देखो, वेव प्रोड्यूस होने के लिए जो ये चीज प्रोड्यूस हो रही है, इसको प्रोड्यूस होने के लिए जो आप मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे, पानी ऊपर नीचे होगा, हवा ऊपर नीचे होगी, इसको हम प्रोपगेशन बोलते हैं। तो ट्रांसवर्स होती है इसकी प्रोपगेशन ऊपर नीचे होती है, लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल होती है इसकी प्रोपगेशन राइट लेफ्ट होती है। कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस, और इसकी होती है क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। और ये याद रखो, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर बोथ प्रोग्रेसिव वेव्स। एक बात याद रखना, अगर आपके पास सवाल है कि ये एक वेव पार्टिकल है, ठीक है, वेव पार्टिकल है, और वेव यहाँ से इधर ट्रेवल कर रही है, तो अब मुझे ये बताओ कि ये वेव जो है, ये पार्टिकल जो है, ये ऊपर जाएगा या ये नीचे जाएगा? इसका पता है आसान हल क्या होता है? आप इस ये वेव इधर ट्रेवल करिए ना, इसको उठा के इधर बना लो, ठीक है। अब इधर से दोबारा वेव बनाओ, ये देखो, पार्टिकल क्या गया है, पार्टिकल जा रहा है ऊपर, इट मीन कि ये जो होगा ऊपर जाएगा, ठीक है, कभी भी ये नीचे नहीं जाता। अगर वेव इधर जा रही है, इसके ऑपोजिट होगी डायरेक्शन। अब ये वाला जो वेव पार्टिकल है, ये देखो कहाँ के इधर आ गया, तो ये कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। समझ आया? अगर मैं कहता हूँ मैंने ये वाला पार्टिकल बनाना है, ठीक है, मैं वेव को उठा के यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है, ये पार्टिकल था, ठीक है। अब ये रुको रुको रुको, ये वेव मैं कहता हूँ इधर जा रही है, ठीक है, और ये था ना पहले, अब मैं कहता हूँ ये है, ठीक है। ये था ना पार्टिकल, ये पार्टिकल उठ के किधर आ गया है, पार्टिकल उठ के इधर आ गया है, तो ये क्या हुआ, नीचे आ रहा है। बात समझ आई? जिसमें आपको वेव पार्टिकल की आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। अच्छा, कोई भी चीज इन फेस, उसका क्या मतलब है? फर्स्ट करो मेरे पास ये दो वेव्स हैं, ठीक है, अगर ये दो वेव्स आपस में यूं ओवरलैप हो रही है ना, दीज आर इन फेस, सही है, मतलब 360 डिग्री का इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, सारी दोनों 360 डिग्री। मैंने आपको ये बता दिया था, अगर वेव एक वेव आगे जा रही है और ये एक वेव पीछे जा रही है, ये सर आउट ऑफ फेस। अब आउट ऑफ फेस निकालने का दो तरीके हैं, ये तो आप या तो ये फॉर्मूला याद करो, लेकिन इससे आसान तरीका बताऊं, वो ये कि आपको दी होगी ग्रिड, आप देखो ये वाली जो वेव है कितने ग्रिड्स में कवर हुई है, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.5, फर्स्ट करो 7.5 बॉक्सेस के अंदर एक वेव कवर हुई है, ठीक है। तो आप क्या दोगे, 7.5 बॉक्सेस
एक वेव में कितने डिग्री होता है ये मैंने आपको बताया था, कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है ना। अच्छा, ये वाली वेव और ये वाली वेव का स्टार्टिंग पॉइंट कितने बॉक्सेस दूर है, अराउंड 1.5 बॉक्सेस दूर है। आप लिख दो कि 1.5 बॉक्सेस इज इक्वल टू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको एक्स की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज द अमाउंट के ये वेव्स कितने आउट ऑफ फेज है। फर्स्ट करो, आ गया 17 डिग्री। अब समझ आया, ऐसे फाइंड करने, वरना एक फॉर्मूला भी है। वो ये क्या, फेज डिफरेंस को आप ले लो थीटा, और एक जो ये वेव होती है, ठीक है, ये होती है 360 डिग्री। बेसिकली हम जब वेव्स लेते हैं ना, उसको हम लेते हैं 2 पाई के इक्वल। एक पाई जो होता है वो होता है 1 पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 2 पाई होगा वो 360 डिग्री के इक्वल होगा। एक वेव होगी वो 2 पाई होगी, उसके आगे आप रेशियो मल्टीप्लाई कर दो, ये जो ये वाला डिफरेंस है टाइम मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय ये वाला टाइम। तो बेसिकली 360 t डिवाइडेड बाय ये पूरा टाइम डिफरेंस t, दिस विल बी योर फेज डिफरेंस। लेकिन मैंने आपको आसान तरीका बता दिया, अब डब्बों से कर लो, और ज्यादातर क्वेश्चंस भी डब्बों से आते हैं, ठीक है। If both waves have same starting point, same displacement, same speed, both waves are in phase, मगर इनमें से एक भी चीज डिफरेंट होगी, they are out of phase। पाई एन एंगल जो होता है वो 180 होता है, और अलजेब्रा के अंदर 22/7 होता है। तो जो फर्स्ट वेव जो टी होती है ना, फर्स्ट वेव का एंड पॉइंट होता है, मगर जो आप इसको तो फर्स्ट वेव का एंड पॉइंट, एक वेव कितने होती है, एक वेव यूं होती है 360 डिग्री होती है। तो अगर पाई जो है एक 180 है, तो 360 कितना हो गया, 2 पाई के इक्वल हो गया, ठीक है। ये देखो, ये सवाल आया हुआ है। अब यहाँ पे इन्होंने गिवन होगा कि आपने निकालने कितना है, ठीक है। अब ये आप करोगे कि मैं एक वेव निकालता हूँ यूं करके, ठीक है। ये कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और ये कितना है, एक बॉक्स का डिफरेंस। मैं कहता हूँ 4 जो है वो 360 है, और ये स्टार्ट, इस दोनों के स्टार्टिंग में एक बॉक्स है, ठीक है। तो एक जो होगा वो एक्स हो जाएगा, तो एक्स कितना आ जाएगा, 360 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया, 90। तो दीज वेव्स आर 90 डिग्री आउट ऑफ फेज, समझ आया। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर होती है कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस। बेसिकली जो ऑसिलेशन होगी ना, वो इधर जाएगी और इधर जाएगी। अब ये मेरे पास पार्टिकल है, ठीक है। ये पार्टिकल क्या होगा, यूं जाएगा, इधर स्प्रेड करेगा, फिर क्या होगा, वापस आ जाएगा। ये देखो, ये नहीं है, ये पार्टिकल यहाँ जाएगा फिर वापस आएगा, ये पार्टिकल इधर जाएगा फिर वापस आएगा, ये पार्टिकल इधर जाएगा फिर वापस आएगा। इस तरह ऑसिलेशन हो रही होती है, यूं 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 यूं, ठीक है। और जहां पर जब ज्यादा पार्टिकल्स करीब हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन, और जहां पर ये दूर दूर होते हैं उसको बोलते हैं हम रेयरफैक्शन। और जो यहां से लेके यहां तक का पॉइंट होता है ना, इसको हम एक बोलते हैं लैम्डा, वन वेवलेंथ। फ्रॉम वन कंप्रेशन टू अनदर कंप्रेशन इज वन लैम्डा। अगर आप क्रेस्ट और ट्रफ्स बनाओ, इसमें तो ये होता है ना कि क्रेस्ट टू क्रेस्ट, ये पॉइंट टू ये पॉइंट एक लैम्डा होता है। लेकिन जो ये होता है ना, इसमें एक कंप्रेशन दूसरी कंप्रेशन होती है एक लैम्डा। यहां तक बात क्लियर हुई। अब इसका इसका भी एक ग्राफ बनता है यूं करके, वो आगे आएगा, मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है। ठीक हो गया, हाँ। इसमें पैरेलल होगी, तो इसकी जो डेफिनेशन आती है वो ये आती है कि जो आपकी ट्रांसफर्स होती है, ठीक है। ट्रांसफर्स में आपकी दो आती है ना, एक आती है आपकी, हाँ, ट्रांसफर्स आती है बेसिकली प्रोपगेशन, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी is perpendicular to the direction of propagation of motion। याद है ना, वो लेवल में पढ़ी थी। और जो लॉन्गिट्यूडनल होगी उसकी यही डेफिनेशन होगी, बस ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये हो जाएगा पैरेलल। क्यों, क्योंकि देखो ये आपका पार्टिकल है, ये यूं 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 वेव कहाँ ट्रैवल कर रही है, इधर। पार्टिकल का ट्रैवल कर रहा है यूं 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 यूं, तो इसके पैरेलल ट्रैवल कर रहा है ना। मगर अगर ट्रांसवर्स होगी उसमें वेव कहाँ जा रही है, वेव जा रही है यूं, वेव पार्टिकल कहाँ जा रहा है, यूं। तो ये इसके परपेंडिकुलर जा रही है ना, इसलिए ये परपेंडिकुलर है और ये पैरेलल है, समझ आई। सही है। डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ वेव पार्टिकल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है, याद कर लेना, मैं नोट्स भेजूंगा। अब देखो ये है, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ वेव पार्टिकल्स परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे, ये देखो ये है, वेव पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है और वेव यूं ट्रैवल कर रही है। अब ये है, विच डायग्राम शोज वेरिएशन विद t ऑफ द डिस्प्लेसमेंट f ऑफ द पार्टिकल p। p है ना, अब देखो
वेव इधर जा रही है, वेव इधर जा रही है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ तो वेव को, तो वेव यहाँ से यूं शुरू होगी, यूं यूं। इसका मतलब है कि अगर वेव इस तरफ जा रही है तो ये पार्टिकल तो ये होगा, तो पहले कौन सी चीज आएगी, ये इधर आएगी। कैसे पता, मैं इसको उठा के यहाँ से शुरू करता हूँ, ये ये ये, ठीक है। तो ये वाली जगह इधर आ गई, समझ आया कि मैं पूरी वेव को उठा के इधर ले आऊँ कि वेव इधर ट्रेवल कर रही है, राइट। क्लियर हुआ, दोबारा बताऊं? अच्छा, वेव इस तरफ ट्रेवल कर रही है, राइट की तरफ। बात समझ आई? अब ये वेव पार्टिकल, आपको ये तो पता है ना कि वेव पार्टिकल नहीं हिलता, ये स्टिल रहता है। अगर ये वेव यहाँ ट्रेवल कर रही है इस तरफ, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि फर्स्ट करो मैं इस पॉइंट को यहाँ से शुरू करता हूँ उठा के, ठीक है। अगर वेव इधर जा रही है इसका मतलब है कि ये पॉइंट पहले इधर था, अब ये पॉइंट यहाँ से भी शुरू कर रहा है, क्योंकि वेव आगे की इस तरफ जा रही है, राइट। तो मैं यहाँ से भी अब दूसरी वेव शुरू करूंगा। फर्स्ट करो ये एक वेव कंप्लीट हुई, मैं यहाँ से दूसरी वेव शुरू कर सकता हूँ ना। अब ये वेव इसी पैटर्न पे बनेगी जिस पैटर्न पे ये वाली वेव बनी हुई है, तो ये यूं 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 यूं। तो हल्की सी वेव आगे गई तो वेव यूं जा रही, तो पी क्या होगा, पी ऊपर जाएगा, समझ आया। ये पूरी वेव उठा के मैंने राइट साइड पे बना दी है। सबसे पहले क्या होगा, पी विल गो अप, फिर पी ये वाली जगह ट्रेवल करेगा, फिर पी नीचे आएगा, फिर पी इधर आएगा, फिर इधर जाएगा। तो पी ये यूं जाएगा, फिर ये वाली जगह ये, फिर पी ऊपर जाएगा इसके साथ, फिर पी इधर आएगा इसके साथ, फिर ये नीचे जाएगा इसकी वजह से, फिर ये वापस ऊपर आएगा इसकी वजह से, और फिर इधर जाएगा। तो इसका आंसर डी है। अब क्लियर हुई चीजें? अच्छा, द the variation with distance x of displacement of a transverse wave on a rope is shown at time t equals to 0. The wave has a frequency of 0.5 hertz. A point P on the rope is marked. A diagram shows the original position of P and 4 new positions. What is the position at 1 second? अच्छा, अब एक बात बताओ, फ्रीक्वेंसी 0.5 है, ठीक है। तो अगर मैं वैसे वेव बनाऊं तो उसका मतलब है कि इस वेव को एक पूरा चक्कर लगाने में कितने 0.01/0.5, देखो f इज इक्वल टू 1/t होता है ना, तो t क्या हो गया, t इज इक्वल टू 1/f, कितना हो गया, 1/0.5 इज इक्वल टू 2 सेकंड। यहाँ तक बात क्लियर हुई? इसका मतलब है कि एक पूरी वेव कंप्लीट करने में मुझे कितना टाइम लगा होगा, 2 सेकंड्स, है ना। तो अगर एक वेव कंप्लीट करने में 2 सेकंड्स लगा तो इसका मतलब है कि मेरी हाफ ऑसिलेशन 1 सेकंड पे होगी, है ना। तो अगर मैं ये पॉइंट लूं पी वाला, ठीक है, अब इस पी को मुझे नीचे लेके जाके वापस ऊपर लाने में 2 सेकंड लगेंगे ना, है ना। इसका मतलब है कि मैं अगर शुरू में नीचे जाऊंगा पी से ए, तो मेरा कितना लगा, 0.5 सेकंड। फिर मैं यहाँ से नीचे गया, मुझे कितना लगा, 0.5 सेकंड। फिर मैं यहाँ से ऊपर आया, मुझे कितना लगा, 0.5। फिर यहाँ से ऊपर आया, कितना लगा, 0.5। अब टोटल हुआ ना 2, 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 0.5, है ना। उसने मेरे से पूछा कि 1 सेकंड पे कहाँ होगा, 1 सेकंड पे कहाँ होगा, ये देखो। अगर तो पूरी ऑसिलेशन में 2 लगा है तो हाफ ऑसिलेशन में 1 लगेगा, तो पी कहाँ आ गया, पी यहाँ से ये पी पे आ गया, समझ आया। सही है, ये याद कर लेना है। बेसिकली डेफिनेशन यहाँ पे इसने लिख दी, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव पार्टिकल व्हेन मेजर्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, वेवलेंथ, distance between two consecutive wave particles that are in phase, period time taken for a wave particle to complete one oscillation, frequency number of complete oscillations of a wave in 1 second, wave speed v is equals to f lambda। बेसिकली v क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, ठीक है। तो और डिस्टेंस को मैं लैम्डा ले सकता हूँ और टाइम को मैं टी ले सकता हूँ। अब f मुझे पता है 1/t के इक्वल होता है, तो मैं इसको f लैम्डा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसकी डेरिवेशन है ये पढ़ लेना नोट से, यही चीजें मैं आपको अभी पढ़ाई है। वेव पार्टिकल स्पीड v is equals to 0 स्टेशनरी व्हेन वेव पार्टिकल्स are at maximum displacement v maximum। अच्छा, ये है, ठीक है। अब यहाँ पे एक वेव पार्टिकल है, यहाँ पे एक वेव पार्टिकल है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एक वेव पार्टिकल है, एक टॉप पे वेव पार्टिकल है। अब जो ये वाला वेव पार्टिकल होगा ना, ये मैक्स डिस्प्लेसमेंट के ऊपर है, राइट, ये एम्पलीट्यूड के ऊपर है ना। तो ये तो कहीं ट्रेवल नहीं करा, ये एक छोटे मोमेंटरीली सेकंड के लिए स्टॉप पे आएगा ना। देखो जब बॉल को भी हवा में फेंकते हो तो ये 2 सेकंड के लिए ऊपर रुकती है ना।
जस्ट लाइक दैट यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होगी 0 बट एम्पलीट्यूड होगा मैक्सिमम, ठीक है। मगर जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे यहाँ पे 0 मीटर था, तो यहाँ का एम्पलीट्यूड कितना है या डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0। मगर वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम। क्यों वेलोसिटी मैक्सिमम क्यों है, ये पार्टिकल यहाँ पर अपने आप को ट्रेवल कराना चाह रहा है, तो यहाँ पे इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। बात क्लियर हुई, याद रखना ये बात। ठीक है, ये कर लेंगे। इंटेंसिटी, व्हाट इज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज द एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। एनर्जी इज बेसिकली एनर्जी एरिया इनटू टाइम। अब एनर्जी ओवर टाइम क्या होता है, पावर, ठीक है। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू पावर ओवर एरिया, ये याद रखना। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी क्या होता है, वॉट मीटर नेगेटिव 2, ठीक है। और एक बात याद रखो, जो इंटेंसिटी होती है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। इंटेंसिटी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ठीक है। ये तो रिलेशनशिप आपको याद होने चाहिए। फास्टर वे, ये सॉल्व करने का तरीका है, मैंने अब आपको एक सवाल करके दिखाया था वैसे ही। A1 ओवर I1 ओवर I2 A1 ओवर A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आपकी इंटेंसिटी आई है और आपकी इंटेंसिटी डबल होगी 2i, तो आप बताओ उसका नया एम्पलीट्यूड कितना है। तो आई ओवर 2i इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर ओवर A2 का होल स्क्वायर, इस तरह आप निकाल सकते हो कि उसका सेकंड एम्पलीट्यूड कितना है। सही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये है कि इफ आई डबल्स ए डज नॉट डबल, इट ओनली इंक्रीजेस। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है। समझ आई। अब फर्ज करो वेव विद इंटेंसिटी आई एंड एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर, अनदर वेव आई इज डबल, एम्पलीट्यूड बताएं, ठीक है। एक तरीका तो ये कि आप मैथ्स के थ्रू करो, ये बहुत लंबा तरीका है, के निकालो फिर पुट करो। आसान तरीका ये वाला, शॉर्टर वे। पहले आई था और एम्पलीट्यूड कितना था 3, अब 2i हो गया, कितना होगा इसका स्क्वायर, तो आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके A2 की वैल्यू निकालो, बस। इस तरह के सवाल आते हैं, मुश्किल चीजें नहीं आती। अभी हम करेंगे ये, यहाँ से आगे हम करेंगे कल। कल हमें सिर्फ दो चीजें करनी है, डॉपलर्स इफेक्ट, और तीसरा हमने करना है सर्कुलर सर्कुलर मोशन की दो चीजें आती हैं बस, और कुछ नहीं करना। हम पोलराइज लाइट ये हम कल करेंगे, और डॉपलर इफेक्ट कल करेंगे। आज हम अपनी बेसिक्स पक्की करेंगे, ये करेंगे आज हम। अच्छा, एक और बात याद रखो, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर भी। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मुझे एक बात बताओ, v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है ना, राइट। ठीक है। अच्छा, अगर एक चीज की वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है, तो या तो v या f चेंज हो सकता है या लैम्डा चेंज हो सकता है, राइट। ए तो नहीं चेंज होता ना। ए भी कांस्टेंट हो गया और एफ भी कांस्टेंट हो गया। अगर मैं v चेंज करूं, मैं कहूँ कि उसके थ्रू लैम्डा चेंज हो रहा है, तो एफ भी कांस्टेंट है ना। तो जितने भी कांस्टेंट्स है ना, उसके साथ इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके स्क्वायर के साथ। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर एंड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। तो इसमें भी वही तरीका लगा दो कि I1 ओवर I2 इज इक्वल टू F1 ओवर F2 का स्क्वायर। सवाल आपको इस तरह आएगा कि देयर इज अ वेव विद इंटेंसिटी I एंड फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज, द फ्रीक्वेंसी इज चेंज टू 2 हर्ट्ज, व्हाट इज द न्यू इंटेंसिटी। ठीक है, तो आप इस तरह करोगे कि आप ले लोगे I, कितनी थी, 0.5 का होल स्क्वायर, ठीक है, ओवर I2 कितनी हो गई, आप कर लो कितनी थी 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आई ओवर ये जो I2 हो जाएगी, ठीक है। और वो कहेंगे इन टर्म्स ऑफ आई निकालो, तो कितनी नई इंटेंसिटी होगी, आप कर लोगे 0.25 डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो I2 क्या होगा, I2 विल बी 4i ओवर 0.25। समझ आया। इस तरह आप नई इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ आई निकाल सकते हो। क्लियर हुई बात। वरना अगर वो ये कहे कि इंटेंसिटी जो है वो 3 है, एम्पलीट्यूड जो है वो 6 है, फ्रीक्वेंसी सॉरी फ्रीक्वेंसी जो है वो 6 है, नया फ्रीक्वेंसी जो है वो 9 है, आप नया एम्पलीट्यूड निकालो, तो आप करोगे 3 इज इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नई इंटेंसिटी ओवर 9 का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको आई की वैल्यू आ जाएगी। समझ आया। ये शॉर्ट फॉर्म तरीके हैं, 3-3 नंबर के सवाल आ जाते हैं।
अच्छा, हमने एक इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, I इज इक्वल टू P ओवर A, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि P कांस्टेंट है, इफ P इज कांस्टेंट, तो मैं कह सकता हूँ कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, है ना। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि I1 ओवर I2 इज इक्वल टू A2 ओवर A1, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं आपको एक सवाल दूं कि देयर इज अ वेव जिसकी इंटेंसिटी थी 6, एंड दैट सेम वेव विद सेम पावर गॉट, और इसका जो एरिया था जिसके थ्रू ये क्रॉस करी थी, दैट वाज 2 सेंटीमीटर। अब वो नए जिस ब्रिज से क्रॉस करी है उसका एरिया है 3 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स इंटेंसिटी। तो आप ऐसे कर सकते हो कि 6/I2 इज इक्वल्स टू 3/2। समझ आई? ये I1 है, ये A2 है, ये A1 है। इस तरह आप दूसरी ये तरीके अननोन निकाल सकते हो। रेशियोज बनाने चाहिए, मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था। ये हमने कर लिया है, फेज डिफरेंस, ठीक है। ये भी हमने कर लिया है, ये भी हमने कर लिया है। अच्छा हाँ, अब इसमें से ये जो वाली जो होगी ना, ये वेव, ठीक है। फर्स्ट करो ये ग्राफ है, और एक वेव मैं आपको समझाता हूँ, ये ग्राफ है, इसके ऊपर एक वेव ये है और एक वेव ये है। लीडिंग वेव जो होगी ना वो ये वाली होगी, क्यों? क्योंकि ये पहले खत्म हो रही है। ये वाली जो होगी लैगिंग वेव होगी, क्योंकि इसके बाद शुरू हो रही है। समझ आई? लैगिंग, लीडिंग, बस याद रख लेना, वैसे समझने के लिए इजी होता है। बस आज के लिए इतना ही था। कल अच्छा ये बस ये थोड़ी सी चीजें ये यहाँ यहाँ तक आज करेंगे। डॉपलर इफेक्ट हम कल करेंगे। प्रोग्रेसिव, व्हाट इज अ प्रोग्रेसिव वेव? प्रोग्रेसिव वेव causes a net transfer of energy is a single wave and no particle is static। no particle static का मतलब ये कि यूं 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 वेव मूव करी, ये पार्टिकल भी मूव करे, ये पार्टिकल मूव करे, एडजेसेंट पार्टिकल्स आर मूविंग, ठीक है। ये याद करना क्यों जरूरी है? आप जब सुपरपोजिशन पढ़ोगे वहां पढ़ोगे स्टेशनरी वेव, तो कहेंगे डिस्क्राइब टू डिफरेंसेस बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव। तो इसमें आप ये कह दोगे कि नो पार्टिकल स्टैटिक, या आप कह दोगे कि एडजेसेंट वेव पार्टिकल इज इन मोशन। मगर मोशन कैसे? ये है, ये वाला भी मूव कर रहा है, ये वाला भी मूव कर रहा है, क्योंकि वेव इधर ट्रांसफर कर रही है। वेव यहाँ से इधर आ गई, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, हर पार्टिकल मूव कर रहा है। लेकिन जो स्टेशनरी वेव होती है उसमें कोई पार्टिकल मूव नहीं करता, ऑल पार्टिकल आर स्टैटिक, ठीक है। एक सिर्फ नोड टू नोड के दरमियान कोई पार्टिकल मूव नहीं करता, सिर्फ वेव ऊपर नीचे हो रही होती है। तो याद रखना कि नो पार्टिकल स्टैटिक, एडजेसेंट वेव पार्टिकल इज मूविंग, एवरी पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड बट एट डिफरेंट इंस्टेंट। ये भी डिस्प्लेस हुआ है, 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 ये भी डिस्प्लेस। अब ये लेदर डिस्प्लेसमेंट पे, ये लेदर डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है। तो एक डिफरेंट इंस्टेंट है। समझ आया यहाँ तक? एवरी पार्टिकल हैज द सेम एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब पहले वेव थी ये, तो ये पार्टिकल पहले इस जगह पे एम्पलीट्यूड पे था, इस जगह पे डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है। एम्पलीट्यूड नहीं, एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्स डिस्प्लेसमेंट। पहले इसकी ये डिस्प्लेसमेंट थी, वेव पीछे से कोर आई, अब वो ये वेव पार्टिकल जो है अब ये इतना यहां तक आ गया, ठीक है। तो ये वेव पार्टिकल इधर आ गया, तो इसका एम्पलीट्यूड इतना है। पहले की वेव थी इतनी, ठीक है। अब ये वेव इधर आ गई, तो ये पार्टिकल पहले इधर था, ये पार्टिकल भी उड़ के इधर गया, तो हर किसी का एम्पलीट्यूड आप समझो कि कांस्टेंट है। समझ आई? पहले पार्टिकल ये वेव है, ठीक है। पहले ये पार्टिकल था, इसकी इतनी डिस्प्लेसमेंट थी। अब ये वेव आगे ट्रेवल करके यूं चली गई, देखो इसका भी तो सेम डिस्प्लेसमेंट है। अब ये वेव पार्टिकल था, अब इसकी इतनी डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड कितना है? इसका एम्पलीट्यूड भी सेम है। तो हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम है। बात समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? कि एक वक्त जरूर आएगा कि हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम होगा, क्योंकि वेव हर वक्त ट्रेवल करिए सम डायरेक्शन। एक वक्त आएगा ये पार्टिकल इधर होगा, इधर कैसे होगा? इन द सेंस कि वेव यूं हो जाएगी। एक वक्त आएगा ये पार्टिकल जो है ये भी ऊपर होगा, कैसे होगा? कि वेव यूं ट्रैवल करेगी, कि वेव इस तरह ट्रैवल करेगी कि यहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बन रहा होगा। समझ आई? कि वेव करेगी, पार्टिकल नहीं हिलेगा। वो पार्टिकल यूं ऊपर जाएगा, पार्टिकल यूं नीचे आएगा, फिर यूं ऊपर जाएगा, यूं नीचे आएगा। तो इनकी हर किसी की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बराबर होगी, जो कि एम्पलीट्यूड होता है। नेबरिंग पॉइंट इज नॉट इन फेज। नेबरिंग पॉइंट इज नॉट इन फेज का क्या मतलब है? ये वेव है, ठीक है। मेरे पास एक वेव पार्टिकल ये है, एक वेव पार्टिकल ये है। अब इनके दरमियान तो इसके दरमियान फेज डिफरेंस तो है ना। फर्स्ट करो ये 5 डिग्री फेज डिफरेंस के ऊपर है, और ये 190 डिग्री फेज डिफरेंस के ऊपर है। तो ये आपस में फेज डिफरेंस में तो है ना। एक वक्त होगा ये ऊपर जा रहा होगा, ये नीचे जा रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा, ये नीचे जा रहा होगा, तो ये आउट ऑफ फेज है ना, है ना।
अगर मैं ये वाला पार्टिकल उठा लूं, ये वाला पार्टिकल, अगर ये ऊपर जा रहा है, हो सकता है कि ये नीचे आ रहा हो, या अगर ये ऊपर जा रहा है हो सकता है कि ये ऊपर भी आ रहा हो, मगर क्योंकि अब मैं बताता हूँ, ये पार्टिकल भी स्टैटिक है, ये पार्टिकल भी स्टैटिक है, ये पार्टिकल मूव तो नहीं कर रहा ना, ना ये पार्टिकल मूव कर रहा है, राइट? ए और बी दोनों मूव तो नहीं कर रहे ना कहीं पे, पार्टिकल तो स्टिल है, सिर्फ वेव मूव कर रही है, वेव यूं जा रही है, वेव यूं जा रही है, वेव यूं जा रही है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर वेव की वजह से ये पार्टिकल इधर होगा और ये पार्टिकल इधर हो गया, अगर पहले से ये 5 डिग्री फेज डिफरेंस के ऊपर, अब ये हो गए 10 डिग्री फेज डिफरेंस के ऊपर, क्योंकि ज्यादा नीचे आ गए कम नीचे आए, मैं कह सकता हूँ ना। सो दे आर नेवर इन फेज, कभी ये ऊपर जा रहा होगा, कभी नीचे जा रहा होगा, कभी इनके दरमियान एंगल डिफरेंट होगा, कभी एंगल सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये वेव ट्रेवल कर रही है, वेव पीछे से आ सकती है, वेव आगे जा सकती है, वेव यही हो सकती है, समझ आई? मगर जो स्टेशनरी वेव्स होती हैं, ठीक है, वो ऐसे बनी होती हैं, उसमें होता ये है कि जो ये नहीं है, ये यूं नीचे आती है और ये यूं ऊपर जाती है, बेसिकली यूं 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 मूव करी होती है, तो जो इसके दरमियान होगी ना, ये पूरी नीचे जाती है। अभी समझा रहा हूँ कि जो ये वाली पार्टिकल होगा, ये दोनों नीचे आएंगे, ये वाला पार्टिकल होगा, ये दोनों ऊपर जाएंगे, तो ये इन फेज होते हैं बिटवीन नोड्स, समझ आई? तो स्टेशनरी फेज पढ़ेंगे ना, वो यूं होती है, ठीक है, अगले इंस्टेंस पे कैसे होगी, अगले इंस्टेंस पे यूं होगी। तो बेसिकली जो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल है ना, ये दोनों उठ के इधर इधर आ गए, ये पार्टिकल है ना, ये दोनों उठ के इधर इधर आ गए, तो इसीलिए ये इन फेज होते हैं। मगर क्यों? क्योंकि इसमें पार्टिकल मूव कर रहा है, वेव स्टैटिक है, उसमें ये पार्टिकल और ये पार्टिकल है, पहले वेव यूं जा रही है, अब वेव यूं जा रही है, तो ये दोनों तो आउट ऑफ फेज होते जा रहे हैं, इसलिए इसमें नॉट इन फेज और उसमें इन फेज। मैं आपको उसकी वीडियो भी कल दिखाऊंगा जब हम पढ़ेंगे। और सेम इंटेंसिटी एट ऑल पॉइंट्स, ये आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए, सही है? इनमें से कोई चीज समझ ना आई या आज के लेक्चर में कोई समझ ना आई, भी मेरे से पूछ लो। हाँ, क्योंकि अभी तो कॉन्सेप्ट अभी तो याद करने की चीजें हैं, लेकिन समझ आ गया, मतलब जो चीजें समझाने वाली थी कि फेज डिफरेंस क्या होता है, प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है, पार्टिकल्स इन आउट ऑफ फेज कैसे होते हैं, पार्टिकल्स इन फेज क्यों नहीं रहते, उनका सेम एम्पलीट्यूड कैसे है, ये चीजें समझ आई या नहीं आई? अगर कुछ नहीं आई पूछ लो, मैं समझा देता हूँ दोबारा। बस बेस्ट है। कल हम चैप्टर खत्म करेंगे, नेक्स्ट वीक हम सुपर पोजिशन करेंगे, उससे नेक्स्ट वीक हम करेंगे अपना हुक्स लॉ वाला चैप्टर, और जो जनवरी का लास्ट वीकेंड होगा उस पे हम इन तीनों के मिला के पास्ट पेपर्स करेंगे, फिर आपका इन सब चैप्टर्स का टेस्ट होगा, ठीक है? अभी खुद करो अपने पास्ट पेपर्स टॉपिकल्स, जो सवाल नहीं आता ग्रुप पे भेजो, मैं उसी दिन आंसर दे दूंगा, सही है? इन ड्यूरिंग द वीक, पूरे हफ्ते में ड्यूरिंग द वीक कर लेना, ठीक है? समझ नहीं आती मेरे से पूछना, मैं आपको समझा दूंगा, अगर वीडियो भेज दूंगा, वरना मैं खुद करके बता दूंगा, उसी दिन आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर क्या कहते हैं, वो समझ नहीं आती, तो मैं आपको दोबारा भी समझा दूंगा। और जो पास पेपर्स हमने खुद करने होंगे ना, वो हम करेंगे लास्ट वीक के अंदर, उसके बाद आपका टेस्ट होगा, बिल्कुल सही है? क्योंकि मैं करूंगा पास पेपर इकट्ठे बैठ के पूरे तीनों चैप्टर्स के मिला के, ये बेहतर नहीं है? तब तक आपकी अपनी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो आप ज्यादा क्लियर कर सकते हो। हाँ, सही है। तो दिस वीकेंड वाज दिस चैप्टर, 10th वाले वीकेंड पे विल बी हमारा सुपर पोजिशन वाला चैप्टर, उससे नेक्स्ट वीकेंड जो 17th 18th वाला होगा, उस पे होंगे हमारे हुक्स लॉ वाला चैप्टर। 24th वाला जो वीकेंड होगा उस पे होंगे हमारे पास्ट पेपर्स, और जो 30th वाला वीकेंड होगा उस पे होंगे हमारा अपर टेस्ट, ठीक है? इंशाल्लाह। उसके दरमियान अपने टॉपिकल खुद करते रहो, कीप सेंडिंग क्वेश्चंस ऑन ग्रुप, मैं उस दिन आंसर दे दूंगा। इजी सीन है। चलो डन, इंशाल्लाह कुछ ही समझ आए तो पूछ लेना, ठीक है? इंशाल्लाह ये आ जाएगा, टेंशन नहीं ले, इजी सीन। ओके। अच्छा, तो बताओ तुम लोगों ने बायो ज्वाइन करनी और केमिस्ट्री? क्योंकि केमिस्ट्री आगे बड़े मजे मजे के चैप्टर्स हैं, मैंने ऑर्गेनिक इतने मजे से पढ़ानी है ना आपको।
ऑर्गेनिक की गारंटी मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। ऑर्गेनिक जिस तरह मैंने खुद किया ना वेब्स बना के, अल्लाह की कसम खाता हूँ ऑर्गेनिक से आसान केमिस्ट्री आपको कोई नहीं लगेगी, इस तरह कराऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह की कसम खानी तो नहीं चाहिए, लेकिन आई एम कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ, क्योंकि मैंने जिस तरह ऑर्गेनिक की थी मेरे लिए सबसे इजीएस्ट पार्ट वो था, तो मैं भी आपको उसी तरह करूंगा जिस तरह आपके लिए सबसे इजीएस्ट पार्ट होगा, ठीक है। तो आज ना ऑर्गेनिक बहुत बच्चों वाली है, सिर्फ समझना है और याद करना है। अगर आप चीजें याद करो ना, मैं आपको समझाऊंगा पूरा पूरा, एक एक वेब बनाऊंगा, एक एक आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाऊंगा। ऑर्गेनिक फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगी। ऑर्गेनिक आपका बेस्ट पार्ट होगा, लेकिन तुम खुशी खुशी ऑर्गेनिक करोगी, बहुत मजा आता है ऑर्गेनिक करने में अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। सही है। चलो, ओके, फिर मुझे बता देना। अल्लाह हाफिज।